सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। आज प्रेस वार्ता में हमारे बीच में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच में हैं और इस प्रेस वार्ता मुख्य रूप से हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय बैजंत पांड्या जी और हमारी सह प्रभारी डॉक्टर अनिता बघेल जी, विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिलोरी जी और इसके साथ हमारे मीडिया प्रमुख नवीन जी भी हैं। और आज माननीय भूपेंद्र यादव जी हमारी मोदी सरकार ने जो अभी इस बड़ा का प्रोजेक्ट पेश किया हमारे वित्त मंत्री ने श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है, उस बजट के बारे में जो अपार संभावनाओं वाला मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और देश को विकास की ओर गतिमान कर देने वाला बजट, जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर को और किसान और देश के नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला बजट, उसके बारे में मैं माननीय भूपेंद्र यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो बजट के बारे में हम लोगों के बीच प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आदरणीय भूपेंद्र यादव। आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हमारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी श्री जय पांड्या जी, दिल्ली विधानसभा में हमारे विपक्ष के नेता और हमारे पार्टी के संसदीय दल के नेता सम्मानित रामवीर सिंह बिलोरी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के हमारे सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका जी, मीडिया के हमारे संयोजक और विगत 7 वर्षों में देश ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक प्रगतिशील, निर्णयकारी, पारदर्शी और सुदृढ़ सरकार के साथ देश को विकास करते हुए देखा है। कोविड जैसी अभूतपूर्व महामारी के बाद भी भारत ने न केवल उस संकट से अपने आप को उभारा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विषय को आगे बढ़ाते हुए कोविड के वैक्सीनेशन में भी हमारे देश ने आत्मनिर्भरता प्राप्त करी और वैक्सीनेशन की आत्मनिर्भरता के साथ साथ देश के एक सफल 125 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भी किया गया। और इसलिए कोविड-19 के दौरान भी सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया गया। आज कोविड की तीसरी 3 लहरों को सफलतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उनका मुकाबला किया है और इन परिस्थितियों में के बाद जो बजट अभी 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला जी ने रखा है, भारतीय जनता पार्टी देश के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने वाला, देश में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने वाला, देश में अधिक विकास की संभावनाओं को प्रेरित करने वाला और अधिक नौकरियों के अवसर प्रदान करने वाले बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी हार्दिक अभिनंदन करती है और स्वागत करती है। बुनियादी रूप से पूरे बजट में विकास और इंक्लूसिव डेवलपमेंट और उसके साथ ही साथ आम आदमी के कल्याण का पूरा विचार किया गया है और आने वाले समय में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए
जिस प्रकार से देश को विकास के लिए एनर्जी के सेक्टर में एक रिफॉर्मेशन चाहिए और दुनिया से जलवायु परिवर्तन के संकट से गुजर रही है, उसके लिए एक कार्य योजना चाहिए। तो नई टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी में नई बढ़त और क्लाइमेट चेंज के लिए जो क्लाइमेट एक्शन है उसके लिए एक नई कार्यनीति, इनको ठोस रूप से इस बजट के अंतर्गत माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा रखा गया है। और इसलिए जब मैं कहता हूं कि नई टेक्नोलॉजी है तो विकास के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति जैसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है। देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा क्रांति के लिए और जलवायु परिवर्तन कार्य के लिए नए संकल्प व्यक्त किए गए हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट और बड़े स्तर पर विशेष रूप से हमारे राज्यों को यह लगता था कि राज्यों में विकास के लिए अधिक पैसा चाहिए। सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए के कोष की व्यवस्था भी राज्य की सरकारों के लिए की गई और पीएम गति शक्ति के माध्यम से जो विकास के साथ मानक है, किसी देश में विकास होगा जब सड़कों का जाल तेजी से फैलेगा, रेल में न केवल सुधार होगा, रेल के द्वारा आवागमन में सुविधा मिलेगी, जब देश में दूर दूर तक हम एयरपोर्ट्स को ले जाएंगे, जब हमारे जो 6000 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमा है उसमें जो हमारे देश के पोर्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाया जाएगा, मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन के साधनों को बढ़ाया जाएगा, देश में एक व्यापक नदियों का जो जाल है उसके लिए जलमार्ग की व्यवस्था की जाएगी और इस सारे आवागमन के बाद एक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। पीएम गति शक्ति एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है जिसमें इन सब 7 आयामों का ध्यान रखा गया है और इसलिए सार्वजनिक रूप से भी इस बजट की प्रशंसा सभी लोगों ने कहते हुए करी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों का कल्याण, हर घर के लिए पक्का घर, हर घर के लिए नल से जल, हर घर के पास शौचालय, हर घर के पास गैस की सुविधा, इनको आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है वो देश के आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए, ज्यादा विकास और ज्यादा नौकरियां इनको देने के लिए इस बजट को बनाया गया। और विशेष रूप से हम जानते हैं आज के कारण, पेस्टिसाइड के कारण जिस प्रकार से हमारी खेती में पेस्टिसाइड के अनाज के कारण अनेक प्रकार की दिक्कतें भी और देश की विदेशी निर्भरता भी रहती है यूरिया वगैरह के कारण, ऐसे में सरकार के द्वारा एक नया प्रयोग जो प्राकृतिक खेती का के लिए उठाया गया है और उसके लिए सबसे पहले गंगा और उसके नजदीक के क्षेत्रों का चयन किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी एक बड़ा लाभ देश में जो छोटी एमएसएमई इकाइयां हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनको एक बड़ा लाभ इस बजट के द्वारा मिलने वाला है। इसलिए बजट पीपल फ्रेंडली भी है और प्रोग्रेसिव बजट भी है। और मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो COP26 में ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया के सामने एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का जो मंत्र रखा, पंचामृत की जो घोषणा करी, इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्लाइमेट एक्शन के लिए बड़ी योजनाएं भी रखी गई। और इसलिए एज एनवायरमेंट मिनिस्टर आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट दैट इन द प्रेजेंट बजट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर in her policies
consistent with India's priority of sustainable development, creating to nearly one-sixth of the global population in alignment with the international commitment, even as it withstands the onslaught of global COVID-19 pandemic. In keeping with these views and recognizing the critical role of solar power, the budget has sharply increased the production-linked incentive for domestic integrated solar manufacturing facilities from last year allocation of 4,500 crore to 19,500 crore. Apart from this, to promote sustainable transport, the Centre's Electric Vehicle Policy Scheme for faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicle in India has been a big boost from 800 crore last year to 2,908 crore. This budget also provides for increased allocation of the flagship scheme of Ministry of Environment, Forest and Climate Change with a total allocation of 330 crore. This includes an increased allocation of National Mission for Green India from rupees 290 crore to rupees 361 crore this year, while the National Afforestation Program alone has been allotted to 300 crore, rupees 65 crore more than last year of 235 crore. Agriculture is another area where our vision of climate resilience and sustainability is being developed. The Union Budget 2022-2023 is a focus on promoting chemical-free natural farming, starting with farmland close to the river Ganga, while the PM Kisan program has received a considerable boost in its allocation. To drive the wide range of proposed initiatives across the range of environment, sustainability and climate action, the budget announced that government would issue sovereign green bonds. This move would be the part of government overall market borrowings in 2022-2023 for mobilizing resources for green infrastructure. Apart from this environmental aspect, as a Minister of Labour, I also appreciate the steps taken by Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman in the guidance of our Honorable Prime Minister. That's the reason the main focus of the budget is job creation. Finance Minister proposed a big boost to capital expenditure by 35.4% and announced several infrastructure projects to pump prime private investment and economic recovery. The big capex push will not only create productive assets and crowd in private investment and create demand, but equally importantly, it will also create jobs in the construction sector. As you know, and according to the estimate by the periodic labor force survey that is always be conducted by the Ministry of Statistics, the construction sector is the second largest employer after agriculture in rural areas, while broad industry division 12% of the workers are employed in construction. Construction is also a prominent seasonal employer. The budget also proposed National Roadways Development Program Parvatmala with an aim to promote connectivity and promotion of pollution-free transport in the hilly area. This will generate employment and will also spill our impact in form of the promotion of tourism. ये बजट न केवल एनवायरमेंट फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली
है, बल्कि एक प्रोग्रेसिव बजट। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर जो हम बढ़े हैं, उसकी ओर ये बजट एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज एक पार्टी के द्वारा अभी एक व्याख्यान माला भी रखी गई है, उस दौरान भी बजट के बहुत सारे पहलुओं का हम और भी विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप लेबर मिनिस्टर भी हैं। लेबर कोड बिल 2022 आप इस सेशन में लाएंगे, क्योंकि ये डिले ऑलरेडी बहुत हो चुका है। लेबर के प्रति आपका कितना कमिटमेंट है, ये लेबर कोड बिल से पता चलेगा। हमारी सरकार पूरी तरीके से इस विषय को आगे बढ़ा रही है। विभिन्न राज्यों के माध्यम से चारों लेबर कोड पे रूल बनने हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अभी तक सभी राज्यों ने आज इस पे रूल्स बनाने के कार्य को या तो पूरा कर लिया है या करने की प्रोसेस में, और इसलिए राज्यों के रूल बनाने की प्रक्रिया के बाद इस विषय को और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि लेबर कोड में जो सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन है उसका विस्तार किया जाएगा, और लेबर कोड में ही ये प्रोविजन है कि सरकार के द्वारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि कल हमारा जो ई श्रम पोर्टल है, जिसको हमने अभी 2-3 महीने पहले ही लॉन्च किया, उसमें रजिस्टर्ड कराने वाले श्रमिकों की संख्या 25 करोड़ हो गई। ये माना जाता है कि देश में 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं। हमने उसमें 160 ऑक्यूपेशन डाले हैं, लेकिन अब हमें ध्यान में आ रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 400 से ज्यादा ऑक्यूपेशन है। हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा वर्कर्स के लिए 4 सर्वे करवाए जा रहे हैं, जिसमें एक तो माइग्रेंट लेबर की स्थिति को लेकर के सरकार के द्वारा लेबर ब्यूरो के माध्यम से सर्वे करवाया जा रहा है। दूसरा, डोमेस्टिक वर्कर्स को लेकर के सर्वे करवाया जा रहा है। अभी जो मैंने आपके सामने पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसको PLFS का सर्वे किया कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट करता है। ये सर्वे भारत सरकार का अभी तक सप्लाई साइड का सर्वे था। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डिमांड साइड का भी 2 सर्वे लेबर ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है, जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे है। उसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के सर्वे, उसकी 2 रिपोर्टें आ चुकी हैं। 10 और उससे ज्यादा जो कर्मचारी है उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर मानते हैं। उससे जो कम है उसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसको इंस्टीट्यूशन से बाहर लोग हैं, उसको हम एरिया बेस्ड सर्वे कर रहे हैं। इसमें कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे IT है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, होटल्स है, ट्रेड है, उसमें जो हमारा डिमांड कितनी है लेबर सर्वे, लेबर की, वर्कर्स की डिमांड कितनी है, उनको भी किया जा रहा है। और इस बजट में भी हमारे ई श्रम सर्वे पोर्टल को, LCS पोर्टल को, MSME के पोर्टल को एकीकृत करने की जो बात की गई है, उसका भी लाभ हमारे यहाँ पर मिलने वाला है। इन 4 सर्वे के साथ साथ देश में श्रमिकों के कल्याण के लिए जो स्वास्थ्य की हमारी ESIC की जो योजना है, एक बार सोशल सिक्योरिटी कोड लागू होने के बाद उसका भी विस्तार किया जाएगा। देश में 160 से ज्यादा हमारे ESIC के अस्पताल, 16 से ज्यादा हमारे मेडिकल कॉलेज, 600 से ज्यादा हमारी डिस्पेंसरी चलती हैं, 3.5 करोड़ हमारे IPs हैं, जिनके आश्रितों की संख्या 12.5 करोड़ है। और जहां पर हम ESIC के हॉस्पिटल और सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वहां हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ दिला रहे हैं। मैं इस पे आपके सामने काफी विषय रख सकता हूँ, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है और सब कल्याण के लिए समर्पित। सर,
कि आपने अभी बताया है कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मेरे को ये बताइए कि जो कोई चीज करने के लिए तो पैसा चाहिए, हाउ टू यू रेज द मनी सो दैट द लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत। मैंने बताया कि सरकार ने आधारभूत ढांचे में पैसे को इन्वेस्ट किया है। राज्य सरकारों को भी आधारभूत ढांचे में इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि भी निर्धारित सरकार के द्वारा की। सर मेरा नाम संजय अग्रवाल है। द बजट इज वेरी नाइस, इनोवेटिव। जो इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी डायरेक्टर ने बोला इट्स अ वेरी थॉटफुल बजट, द प्राइम मिनिस्टर्स विजन इज वर्किंग, बट देयर आर 2 क्वेश्चंस व्हिच इज इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। एक सीए का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। दे से द निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि ओनली 3.25% अराउंड टैक्स पेयर्स हैं। सो दे से एग्रीकल्चर 67% रिफॉर्म्स, they are not taxed. So why Modi ji ने जो master stroke करा था, demonetization and other, so why is he not bringing those people into the tax bracket, whether किसान के तो it's settled, so now people were looking forward कि this should be brought. भारत जैसे देश में कृषि हमारा बुनियादी विकास का आधार है और इस प्रकार से कोई प्रावधान नहीं कृषि क्षेत्र। So दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेकंड पॉइंट was about the charging. दिल्ली एनसीआर में विकास के लिए और दिल्ली के पर्यावरण के लिए क्या है? So इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस जो हैं अभी काफ़ी लगे हुए हैं। तो सिंस एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, दीज आर ऑल सेल्फ, आपको सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी वो कर रहे हैं। तो यू आर नॉट पुटिंग द अटेंडेंट्स, उधर पंप अटेंडेंट्स नहीं है जो कि चार्जिंग करें। और दूसरा है कि विश्व में काफ़ी जगह इलेक्ट्रिक जो कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, मान लीजिए एमजी मोटर्स है, तो दे आर गिविंग फ्री चार्ज फॉर द ईयर। जैसे पहले इंडिया में भी कुछ लोग पेट्रोल फ्री दे रहे थे, तो आप लोग उसमें क्या इनिशिएशन करेंगे सर? सरकार इसको बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए बजट के माध्यम से भी जो सरकार के द्वारा स्कीम लाई गई है, निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल का भविष्य में सरकार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह कार्य कर रही है। जहाँ तक रिन्यूएबल, जहाँ तक कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में रिन्यूएबल विषयों को बढ़ाने के लिए मेरे को आपको ये बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार के द्वारा स्वीडन के सहयोग से B90 प्लेटफॉर्म का भी गठन किया गया है, जिसमें दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी की ओर जाने के लिए और सरकारें सब लोग इसमें सम्मिलित हैं और सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकार के सहयोगात्मक विषयों का स्वागत। थैंक्स। जहाँ तक दिल्ली के विकास की बात की गई है, दिल्ली के विकास और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली में जो पर्यावरण का विषय है उसको लेकर हमारी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार के द्वारा नेशनल एयर कंट्रोल अथॉरिटी का गठन भी किया गया है। दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर जो एयरशेड है उसकी भी पहचान की गई है और उसके लिए लगातार कार्य किया है। और इस बार भी हमारे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जुलाई से ही लगातार बैठकें की गई है। पराली को लेकर के भी हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में इसको डीकम्पोजिशन का है, बहुत बड़े क्षेत्र में कार्य किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने भी 4000 एकड़ में डीकम्पोजिशन का कार्य किया, लेकिन हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार से केवल 20 गुना ज्यादा, लगभग 1 लाख एकड़ में किया। पंजाब ने भी दिल्ली से 25 गुना ज्यादा क्षेत्र में किया। उत्तर प्रदेश ने तो 120 गुना ज्यादा क्षेत्र में किया। सभी राज्य सरकारों ने इसमें योगदान दिया। उसके साथ बायोफ्यूल के लिए भी इस प्रकार से सरकार के द्वारा इस बजट में भी प्रावधान किया गया है कि ऊर्जा क्षेत्र में जो हमारे संयंत्र है उसमें भी बायोफ्यूल के लिए पराली और बाकी बायोगैस का इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए भी सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली के ये जो हमारा अथॉरिटी थी, इन्होंने पूरी दिल्ली पे विचार करने की कोशिश लाई थी, लेकिन ओमिक्रॉन के कारण उसका ये जो भविष्य स्थगित हो गई है। अभी तुरंत ही हरियाणा सरकार ने हमसे निवेदन किया था कि हमारा जो नजरगढ़ क्षेत्र का ग्रामीण एरिया है वहाँ सैम और पानी की समस्या है, तो पर्यावरण मंत्रालय ने उसके लिए कमेटी का गठन किया है, जिसमें सीपीसीबी के सदस्य और हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि उसके सदस्य रहेंगे। मैं अपेक्षा करता हूँ कि दिल्ली सरकार द्वारा जल्दी ही बदलाव किया जाए।